सो बीच में लाइट कट गई थी, है ना। तो हम कहाँ थे? लाइट नहीं, ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। हम जेनेटिक कोड पे थे, है ना, और जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे, और हमारा जो डिस्कशन था वो कोड की अनएम्बिगुइटी एंड डीजेनरेशन के बारे में था, कि हमारा कोड एक तरफ अनएम्बिगुअस भी होता है एंड डीजेनरेट भी होता है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम ये अनएम्बिगुइटी की बात करते हैं तो वहां पे वोबल हाइपोथेसिस लगता है। सिर्फ दो कोडोन को अगर छोड़ दिया जाए, मिथुनिन एंड ट्रिप्टोफान को, तो उसके अलावा जितने जो कोडोन होते हैं उनको मोर देन वन, जो एमिनो एसिड होते हैं उनको मोर देन वन कोडोन जो है वो स्पेसिफाई करता है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि फर्स्ट का टू कोडोन जो है वो सेम हो, थर्ड कोडोन जो है वो वेरी कर सकता है। और ये कोड जो है वो यूनिवर्सल है, मीन्स ये कोड जो होता है वो सेम होगा फॉर द एनिमल्स के लिए, फॉर द प्लांट्स के लिए, फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बट सम एक्सेप्शंस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी उनमें ये एक्सेप्शंस है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली वो मतलब वो माना जाता है, इंडो सिम्बायोट थ्योरी के अकॉर्डिंग वो माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है वो प्रोकैरियोट्स है। तो उसका जो भी कैरेक्टर होता है वो प्रोकैरियोटिक की तरह होता है। तो सम जो उसमें कुछ वेरिएशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनिक जो अपना जो सर्कुलर जो क्रोमोसोम होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है, और उसके अपने जो मैकेनिज्म होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के होते हैं। कुछ प्रोटीन के लिए वो डीएनए के प्रोटीन पे डिपेंड होता है, बाकी जो जो अदर प्रोटीन है उनको माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही सिंथेसाइज करता है। ये कोड जो होता है वो कॉमालेस होता है, जैसे उसमें किसी तरह का कोई कॉमा नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुमने 1 2 3 पढ़ा उसके बाद फिर कॉमा लगा दिया, 3 पढ़ा कॉमा लगा दिया। ये कोड जो होता है वो कॉमालेस होते हैं, उनमें कोई भी बीच में कहीं भी कोई स्पेशल नहीं होता है। जो कोडोन होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग भी है, ऐसा नहीं कि यू जी मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग का कोई केस नहीं होता है। तो ये सारे जो है वो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक है ना, इनको तुम लोग याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो जो अनएम्बिग्युइटी एंड जो हमारा डीजेनरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको वोबल हाइपोथेसिस उसको जस्टिफाई करता है। एंड अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस मेनी अमीनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडोन, और इसको हम लोग रिडंडेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंटली अ टीआरएनए कैन ट्रांसलेट मोर देन वन of these codon, sparing the cell from making multiple tRNA to carry the same amino acids. ऑब्वियसली ये जो सारे जो मैकेनिज्म है तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये एज पर जब सेल को जरूरत होती है तभी ये सारे प्रोसेस होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है काफी एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हमारे सेल का कोई भी चीज, या चाहे वो टीआरएनए हो चाहे एमआरएनए हो, कोई भी ऐसा जो मॉलिक्यूल्स है वो बर्बाद ना जाए या उसको एक्स्ट्रा कोई काम ना करना पड़े। इसीलिए मतलब ये जो रिडंडेंसी का जो फॉर्मूला है वो लगता है। और जो एक टीआरएनए मतलब अगर मान ली जाए कि ऐसा कोई कोडोन है जो कि एक ही एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, तो उसके लिए सेम टीआरएनए होगा। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि थर्ड कोडोन डिफरेंट है तो उसके लिए कोई तीसरा टीआरएनए आएगा, ऐसा नहीं है। अगर थर्ड कोडोन डिफरेंट है तो उसको सेम जो टीआरएनए है वो उसको लेके पिक करके एंड फिर जो हमारा राइबोसोम होता है उस पे वहां पे वो पहुंचाता है। जैसे इसने बता दिया है कि फॉर इंस्टेंस द arginine tRNA arg can translate both the CCA and CGG कोडोन। जैसे तुमने देखा ये जो थर्ड पोजीशन है इस पे तुम्हारा जो कोडोन है वो डिफरेंट है, बट ये जो tRNA है यही tRNA जो होगा दोनों ही कोडोन को पिक करेगा। दिस phenomena is known as Wobble and can be summarized as follows. Correct base pairing is required at the first position of the codon, third of the anticodon and the second of the codon, यानी सेकेंड ऑफ एंटीकोडोन। यानी ये कह रहा है कि जो करेक्ट बेस पेयरिंग है वो पहले के जो दो पोजीशन है यानी फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन ऑफ कोडोन एंड थर्ड ऑफ द एंटीकोडोन एंड सेकेंड ऑफ एंटीकोडोन। ऑब्वियसली 1 2 3 अगर तुम्हारा एमआरएनए 1 2 3 तुम इधर से पढ़ते हो तो जो तुम्हारा जो करेक्ट बेस पेयरिंग है वो फर्स्ट पे एंड सेकेंड पे आना चाहिए, थर्ड वाला चाहे कोडोन का कुछ भी हो सकता है। इसी तरह क्योंकि एंटीकोडोन उसके अपोजिट लगा हुआ है, तो जैसे अगर तुम इधर से 1 2 3 पढ़ते हो तो ऊपर तुम पढ़ोगे 3 2 1। तो यहाँ भी जो एंटीकोडोन का थर्ड एंड द सेकेंड है ना, ये जो पोजीशन है ये वोबल पोजीशन कहलाता है।
है ना। और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि कोडोन का फर्स्ट और सेकंड पे तुम्हारा करेक्ट पोजीशन चाहिए एंड एंटी कोडोन के थर्ड एंड सेकंड पे। अगर वोवल पोजीशन की बात करोगे तो वोवल पोजीशन इज कोडोन का तुम्हारा थर्ड पोजीशन और एंटी कोडोन का फर्स्ट पोजीशन इज द वोवल पोजीशन। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। यानी कि थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन डज नॉट ऑलवेज नीड टू बी पेयर विद द एंटीकोडोन, इट इज अलाउड टू वोबल इन सम केस। ये टीआरएनए में तुम अच्छी तरह से देख सकते हो कि कहाँ, जैसे अगर एमआरएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ते हो तो ये हमारा एमआरएनए का कोडोन है, जैसे CGA, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन इज द एंटीकोडोन, बट अपोजिट तुम इधर जाओगे तो 1 2 3 है ना। सो ये जो तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन है एंटीकोडोन का एंड थर्ड पोजीशन है तुम्हारा कोडोन का, दिस इज नोन एज द वोबल पोजीशन। सो म्यूटेशन आने के पहले वेटिंग रूम में 2 लोग और हैं, उनको अलाउ कर दें। सो ये जो तुम्हारा म्यूटेशन है, अब कम टू द म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन। सो देखो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज एनी परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए बेस सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो ये परमानेंट है, म्यूटेशन परमानेंट है एंड हेरिटेबल चेंज है। ऑब्वियसली हेरिटेबल तब होगा जब कि कोई चेंजेस इनकॉर्पोरेट होगा इन डीएनए और इन आवर क्रोमोसोम्स। अगर हमारा फिनोटिपिक पार्ट में कोई इनकॉर्पोरेशन होता है, फिनोटिपिक पार्ट में कोई चेंजेस आता है, तो दैट changes is not heritable to the next generation, and that is not known as that is not a mutation. Mutation is only permanent change or heritable change in the DNA base sequence of an organism, that and since this changes happens in the DNA base sequence of an organism, so it is heritable. So that और ये भी जानो कि ये म्यूटेशन जो होता है ना, इट इज डिफरेंट, मतलब म्यूटेशन जो होता है वो सडन हेरिटेबल चेंज होता है, अचानक से वो मतलब कि चेंजेज आता है और जो कि हेरिटेबल होता है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रेजुअल चेंजेज आता है, जैसे अब ग्रेजुअल चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूटेशन। जो ग्रेजुअल चेंजेज होता है उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज में कोई डेवलप कर रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे में जो कान की अगर बात करें, जो कान का जो ईयर पिन्ना है, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूटेशन, जो ग्रेजुअल चेंजेस आते गए एंड वो इनकॉर्पोरेट होता गया हमारे जनरेशन में। एंड वो ये जो हमारा ईयर पिन्ना है, ऑल दो इट इज नॉट फॉर यूज, क्योंकि हमारा जो कान का जो इंटरनल जो हमारे जो होल होते हैं वही ऑडिबल होता है, वही वही सुनने के काम आता है। जो हमारा ईयर पिन्ना है ये इतना कोई काम नहीं आता है, ये मतलब हाँ ये हेल्प कर सकता है कि बाहर के वेव को वो कलेक्ट करे, बट दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन एंड ये जो होगा वो ग्रेजुअली जो होगा वो धीरे धीरे हो सकता है, अगर इसका यूज ना हो तो ये ग्रेजुअली जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सो that altered DNA sequence can be reflected by change in the base sequence, और obviously अगर तुम्हारा DNA में चेंज होगा तो वो चेंज तुम्हारे mRNA में आएगा, और mRNA में अगर चेंज आएगा तो फिर वो tRNA जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को पिक करेगा एंड उसी एमिनो एसिड को वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करेगा। और अगर गलत किसी तरह का, अगर जैसा कि तुम्हें एक नॉर्मल जो प्रोटीन में जो सीक्वेंस एमिनो एसिड का होता है, अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं म्यूटेशन के कारण, तो वो जो सीक्वेंस होगा अब प्रोटीन में वो चेंज हो जाएगा। और जब प्रोटीन में वो चेंजेस आ जाएंगे, प्रोटीन के एमिनो एसिड के सीक्वेंस में जब कोई चेंजेस आ जाएंगे, तो उसका असर कहाँ होगा, फिनोटाइपिक पे होगा, हमारे फिनोटाइप पे होगा। So mutation can cause genetic disease. They can also cause change in enzymatic activity, nutritional requirements, antibiotic susceptibility, morphology, antigenicity and many other properties of the cells. क्योंकि ये सारे changes DNA में हो रहे हैं and DNA से ultimately वो mRNA में जाएगा और mRNA से वो ultimately प्रोटीन में ट्रांसक्राइब होगा। So जो इस तरह का जो चेंजेज है, इससे कई तरह के जेनेटिक डिजीज हो सकते हैं, इसमें हमारे एंजाइम एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, हमारे मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट आ सकता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो उसकी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज कर सकती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज कर सकती है, उसकी एंटीजेनिसिटी चेंज कर सकती है एंड मेनी अदर प्रॉपर्टीज किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो सकते हैं।
अब जो म्यूटेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ट्रांजिशन होता है एंड दूसरा जिसको कि ट्रांसवर्सन बोलते हैं। ट्रांजिशन एक पॉइंट म्यूटेशन होता है जिसमें कि एक प्यूरिन, अगर मान लीजिए कि प्यूरिन, जैसे तुमने पहले की क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास दो प्यूरिन एंड दो पायरिमिडीन होते हैं। जो एडेनिन एंड गुआनिन है ये प्यूरिन है, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन दे आर द पायरिमिडीन। तो अगर मान लीजिए कि एडेनिन इनिशियली हमारे पास कोई प्यूरिन है और वहां चेंज करके कोई प्यूरिन ही लग गया, तो वैसे जो म्यूटेशन है उसको हम लोग ट्रांजिशन कहेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि जहाँ पे हमारा प्यूरिन है और वहां पे कोई पायरिमिडीन का पार्ट लग गया, तो वैसे को हम लोग ट्रांसवर्सन बोलेंगे। सो देयर आर टू टाइप ऑफ म्यूटेशन, वन इज नोन एज द ट्रांजिशन, अदर इज नोन एज द ट्रांसवर्सन। So transition is a point mutation that replaces a purine to pyrimidine base pair with a different purine pyrimidine base pair. फॉर एग्जाम्पल एन एटी, जैसे बताया एटी बेस पेयर बिकम जीसी। यहाँ पे देखो एडेनिन एंड गुआनिन, यहाँ पे पहले एडेनिन था और ये बाद में हमारा गुआनिन हो गया। तो जब एडेनिन को रिप्लेस करके या किसी प्यूरिन को रिप्लेस करके कोई प्यूरिन ही अगर लगेगा, तो वैसे म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी प्यूरिन को रिप्लेस कोई अगर हमारा पायरिमिडीन करता है, तो उस केस में हम उसको ट्रांसवर्सन कहते हैं। सो ट्रांसवर्सन इज अ पॉइंट म्यूटेशन दैट रिप्लेसेस अ प्यूरिन pyrimidine base pair with a pyrimidine purine base pair. For example, an AT base pair become a TA or a CG base pair. So that is known as the transversion. अब जो म्यूटेशन है उसको हम लोग often classified according to the effect they have on the structure of the gene protein products. This change in protein structure can be predicted using the genetic code table in conjunction with the base sequence of DNA और mRNA। जैसे तुम्हें बता दिया कि जो जेनेटिक कोड का एक, जैसे पहले की क्लास में भी तुम्हें एक पूरा टेबल दे दिया गया था कि भाई ये जो है वो ये एमिनो एसिड जो है स्पेसिफाई करेंगे। तो अगर ये जो तुम्हारा जो चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो कहाँ डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे कोडोन में क्या चेंजेस आए हैं। सो these are the some common type of mutation on protein structure. These are the type of mutation, जैसे कि कुछ जो म्यूटेशन होते हैं वो साइलेंट होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि वैसे म्यूटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोटीन पे। हालांकि कुछ चेंजेस आए होंगे उसके कोडोन में, लेकिन कोई विजिबल जो इफेक्ट है वो प्रोटीन पे ना आए, उस केस को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। मिसेंस म्यूटेशन कहने का मतलब कि कोई जो न्यू कोडोन होगा वो डिफरेंट एमिनो एसिड स्पेसिफाई करेगा। सो इसमें हो सकता है कि कुछ फंक्शन में पॉसिबल डिक्रीज आए या कुछ वेरिएबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। नॉनसेंस कोडोन कहने का मतलब तुम्हें पता है कि नॉनसेंस कोडोन क्या होता है, उनको हम लोग स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। तो वैसा कोडोन जो कि मतलब कुछ ऐसा चेंजेज आ जाए, से फॉर एग्जाम्पल जैसे उआ उगा एंड उआ, ये तीन जो तुम्हारे कोडोन है वो नॉनसेंस कोडोन होते हैं। तो सपोज करो कि यू यू सी है और उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन होके वो यू यू ए हो गया, तो उस केस में वो नॉनसेंस कोडोन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वो स्टॉप कोडोन हो जाएगा, और जहां पे वो चेंजेज आएगा प्रोटीन जो होगा वहीं से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप कोडोन है, वहां से प्रोटीन रिलीज हो जाना शुरू होगा। उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रोटीन है वो नॉर्मली नॉन फंक्शन होगा, क्योंकि जितना एमिनो एसिड तुम्हें चाहिए था उतना एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया, एंड ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बीच में ही स्टॉप हो गया। दूसरी जो अदर टाइप होता है उसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है, मतलब कहने का मतलब कि जैसे तुम्हारा एमिनो एसिड का पूरा एक फ्रेम बना हुआ है, एक इंटायर सीक्वेंस है, और उसमें अगर कुछ एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हमारा जो कोडोन है वो कॉमा लेस है एंड उसमें किसी तरह का कोई स्पेस नहीं होता, तो अगर तुम कुछ भी डालोगे तो 3 के बाद अगर तुम चौथा डालते हो तो इंटायर जो तुम्हारा फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर तुमने एक उसमें से पिक किया, एक अगर उससे हटा लिया, तो भी तुम्हारा इंटायर जो तुम्हारा जेनेटिक कोड का जो फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। उस केस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा जो तुम्हारा प्रोटीन का लॉस होता है, एंड ये जो मतलब कि जो ये प्रोटीन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। उस केस को हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। जो अनदर टाइप है उसको हम लोग लार्ज सेगमेंट डिले, ये तो हो गया कि एक एमिनो एसिड ऐड हुआ, एक एमिनो एसिड डिलीट हुआ, तो ये मतलब कि या तो उसका इफेक्ट जो होगा वेरिएबल इफेक्ट या तो साइलेंट होगा या नॉनसेंस होगा या नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसा चेंजेस होता है जिसमें कि लार्ज सेगमेंट में डिलेशन हो जाए, इंटायर पूरा पार्ट जो होगा वो डिलीट हो जाए, या लार्ज मतलब कि उसमें कुछ नया जो एक लार्ज क्रोमोसोम आके उसमें ऐड हो जाए। तो इस केस में लॉस ऑफ फंक्शन या मतलब अगर डिलीशन
डिलेशन होगा तो शॉर्टर देन नॉर्मल और इंटायरली मिसिंग फंक्शन, मतलब कि या तो इंटायर उसका फंक्शन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। स्लाइस स्प्लेस डोनर और एक्सेप्टर, ये भी एक तरह का म्यूटेशन है ना। स्प्लाइस डोनर और एक्सेप्टर, मतलब इसमें कहने का मतलब कि या जो तुम्हारे जो डोनर जो अगर जो क्रोमोजोम्स हैं, या जहाँ पे मतलब कि अगर बात करें अगर बैक्टीरियल या माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात करें अगर उसमें, तो या तो जो डोनर के जो क्रोमोजोम है उसमें कुछ स्प्लाइसिंग हो जाए, स्मॉल कट हो जाए, है ना, या जो एक्सेप्टर है जो कि जो लेने वाले हैं उनमें कुछ कट हो जाए। तो इस तरह में कह रहा है कि वेरिएबल इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन एडिशन और डिलीशन ऑफ फ्यू अमीनो एसिड टू डिलीशन ऑफ इंटायर एक्सोन, है ना, एक पार्ट कट करके दूसरे में ऐड हो, या दूसरा जो है जो एक्सेप्टर है उसका जो मतलब कि जो इंटायर पार्ट ना कट हो, और जो आने वाला जो मतलब कि जो अगर जो एक्सेप्टर है जो डोनर ने जो क्रोमोजोम दिया वो इंटायरली उसने या तो ऐड कर लिया या अपना कट करके उसने उसको इनकॉर्पोरेट किया। ये डिपेंड करता है कि मतलब कि क्योंकि ये जो हम स्प्लाइस डोनर या एक्सेप्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पस के भी जो इम्प्रूवमेंट ऑफ कुछ जेनेटिक ट्रेट्स के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है ये वेरिएबल होगा, या तो कुछ एडिशन हो जाएगा या डिलेशन होगा, या तो पार्ट में होगा, या तो इंटायर जो तुम्हारा पूरा का पूरा क्रोमोजोम है उसमें वो चेंज हो जाएगा। The another example is the another effect of types of mutation is triplet repeat expansion. This is expansion in coding region cause protein product to be longer than normal and unstable. मतलब कि जो कोडिंग रीजन है उसी में कुछ एक्सपेंशन हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, तो जो तुम्हारा प्रोटीन प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली उसमें अगर एक्सपेंशन हो जाएगा तो कुछ जो इसको हम लोग एडिशन भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा एकदम इंटायर 3 पार्ट 3 अमीनो एसिड 3 कोडोन जो होगा वो आके लग जाए, तो 3 कोडोन अगर आके लग गया तो कुछ ना कुछ प्रोटीन तो वो कोड करेगा ही, कुछ ना कुछ प्रोटीन तो अमीनो एसिड तो वो कोड करेगा ही। तो क्या होगा कि जो तुम्हारा कोडिंग जो प्रोटीन है वो भी थोड़ा लॉन्गर हो जाएगा, जो प्रोटीन में कुछ एडिशनल अमीनो एसिड्स आ सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेशन, और इसको तुम लोग इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि तुम्हारा नॉर्मल तुम्हारा ये लगा हुआ है, ये जो तुम्हारा फ्रेम है जेनेटिक कोड है, ये डीएनए का कोड है, और सपोज करो जैसे हम लोग 3 के केस में पढ़ते हैं, जैसे एटीजी ये मिथ्योनिन कोड कर रहा है, या तुम्हारा एलानिन जीसीए ये इस तरह से ये अमीनो एसिड अपना ये नॉर्मल अमीनो एसिड बना रहा है। तो ये एग्जांपल के लिए है तुम्हें। अब अगर कह रहा है कि हमारा साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हो एटीजी है ना, जो तुम्हारा इस तरह का चेंज हो कि जैसे पूरा का पूरा मतलब कि जो प्रोटीन है उसमें कोई ज्यादा हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो मिथेनिन, यहाँ भी एलानिन, ये तुम्हारा आइसोलेशन, आर्गिनिन, फिनाइलिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, आइसोलेशन एंड ग्लाइसिन। तो यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ये जो टी टी ए था ये टी टी जी हो गया है। इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन म्यूटेशन जहाँ की तुम्हारा एडेनिन जो है वो रिप्लेस हो गया है तुम्हारा गुआनिन से। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो क्योंकि ये जो वोबलिंग पोजिशन है, ये जो थर्ड पोजिशन है कोडिंग स्ट्रैंड का, ये वोबलिंग पोजिशन है, इसलिए यहाँ पे जो जो नॉर्मल जो तुम्हारा एमिनो एसिड है ल्यूसिन वही रहेगा। तो इस तरह से कुछ तो चेंजेज आए यहाँ पे, इसके फ्रेम में कुछ चेंजेज आए, लेकिन जो तुम्हारा प्रोटीन है वो सेम ही एमिनो एसिड स्पेसिफाई कर रहा है, जो प्रोटीन है उसमें सेम तरह के एमिनो एसिड है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह देखो मिससेंस म्यूटेशन है, जैसे यहाँ पे तुमने यहाँ पे देखो बता रहा है कि ये तुम्हारा मतलब कि मिससेंस म्यूटेशन कहने का मतलब कि कुछ और, जैसे ल्यूसिन यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पे सेरिन जो है वो अमीनो एसिड आके लगा हुआ है। यहाँ पे देखो जैसे जी है और ये जी जो है यहाँ पे ये हमारा सी हो जा रहा है ना, ये टी टी जी था और ये टी सी ए हो गया, यानी कि जो सेकेंड ये जो तुम्हारा कोडोन है उसमें कुछ चेंजेस आया जिसके कारण ल्यूसीन जो है वो सीरीन नाउ बनाने लगा, अब वो सीरीन बनाने लगा। तो ठीक है, ये जो मिससेंस म्यूटेशन है मतलब ल्यूसीन यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे सीरीन लग गया, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग मिससेंस म्यूटेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, एक आधा कोई अमीनो एसिड्स आया उसमें कुछ मतलब कि थोड़े बहुत फंक्शन में इफेक्ट आ सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोटीन का फंक्शन, बट फिर भी ये जो है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन नहीं माना जाएगा।
अब आगे तुम्हारा नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन ऑब्वियसली जैसे तुम्हें बताया गया कि स्टॉप कोडोन जैसे होता है, जैसे देखो ये यहाँ पे तुम्हारा ये लग गया है ना, ये तुम्हारा सी है और यहाँ पे तुम्हारा जी लग गया, ठीक है। तो अगर मान ले जाए कि कुछ ऐसे, जैसे तुम्हें पता है कि उगा, उवाग है ना, ये इस तरह के जो कोडोन होते हैं उनको हम लोग स्टॉप कोडोन बोलते हैं। सो यहाँ पे ये देख रहे हो कि सी की बजाय यहाँ पे जी लग गया, तो ये जो कोडोन है ये अब स्टॉप कोडोन कहलाएगा, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट लिमिटेशन, यानी कि वन बेस पेयर डिलीशन हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि पूरा का पूरा एक बेस पेयर तुम्हारा डिलीट हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि देखो ये अगर इनिशियली जो तुम्हारा शुरू का जो है ये जब ये तुम कंपेयर करोगे, आर्गिनिन है, ये फिनाइलेनिन है, लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारा ल्यूसीन था, जो कि यहाँ पूरा का पूरा ये जो टीटीए है ये पूरा का पूरा एक मतलब कि बेस जो है वो डिलीट हो गया, जैसे टीटीए है यहाँ पे, और ये देखो ये तुम्हारा टी जो है वहां पे डिलीट कर गया है। तो डिलीट कर गया तो ये ल्यूसीन की बजाय टायरोसिन आया। अब क्योंकि एक जो है वो डिलीट कर गया है, इसीलिए तुम्हारा इंटायर जो फ्रेम है वो तुम्हारा चेंज हो गया। जैसे देखो यहाँ पे टी जो है वो डिलीट हुआ है तो ये ए आ गया, तो अब जो तुम्हारा फ्रेम है वो अब पढ़ेगा तुम्हारा टी ए सी, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो टी ए सी। इसी तरह तुम्हारा आगे का भी सारा फ्रेम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब जो पहले तुम्हारा ल्यूसीन, प्रोलिन एंड आइसोलेसिन बना रहा था, अब क्योंकि एक एमिनो एसिड डिलीट हो गया है, इसलिए ये टायरोसिन, ल्यूसीन एंड मतलब कि लास्ट में ये देख रहे हो कि ये तुम्हारा मतलब कि स्टॉप कोडोन की तरफ ये आ गया है। तो तुम देख रहे हो कि नॉट ओनली वन एमिनो एसिड, कई एमिनो एसिड्स यहाँ पे चेंज है। तो इंटायर तुम्हारा फ्रेम चेंज हो गया है, एंड इस तरह के प्रोटीन जो होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे, और ऐसे म्यूटेशन को हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। सो थैंक यू ऑल, ये आज म्यूटेशन का इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम प्रोटीन सिंथेसिस पर आएंगे। अब इसमें जो कंफ्यूजन है वो तुम लोग वन बाय वन करके पूछो। What caused mutation? व्हाट कॉज म्यूटेशन? ओके फाइन, किसका क्वेश्चन है ये, नाम बताओ, नाम बताओ ना। अच्छा चलो, किसी का भी क्वेश्चन हो। देखो म्यूटेशन के कई फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। म्यूटेशन ऐसा नहीं कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है या कोई ऐसा बाहरी कॉज हो तो म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन के कई जो कॉज होते हैं वो अंदर भी हो सकते हैं, मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। जनरली मतलब कि कई बार ऐसा चेंजेस अचानक हो जाता है जिसमें कि कोई फैक्टर भी, अब जैसे कैंसर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह का म्यूटेशन ही है, जिसमें कि जो सेल होता है, जो उसका जो हमारे अंदर ऑन्कोजिन पाए जाते हैं, हमारे अंदर कैंसरियस सेल पाए जाते हैं, बट वो कंट्रोल्ड वे में रहते हैं। लेकिन म्यूटेशन में क्या होता है, वो जो कैंसरियस सेल है वो अचानक से मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं। तो उसका कॉज, जैसे अब हम लोग बोलते हैं कि भाई सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो, कुछ ऐसी चीजें जो कि खाने वाने में जो कि कार्सिनोजेनिक है वैसे चीजें ना खाओ। तो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, तुम्हारा अपना इंटरनल फैक्टर्स हो सकता है, कुछ जो तुम्हारे जेनेटिक कॉजेज है वो हो सकता है, ठीक है ना। कई बार जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर कोई जीन जो है वो बिल्कुल हिडन कंडीशन में है ना, वो रिसेसिव कंडीशन में है, जैसे दोनों पेरेंट्स है और रिसेसिव कंडीशन मतलब कि जब वो हेट्रोजीनस कंडीशन में रहता है, कहने का मतलब कि वन डोमिनेंट जीन के साथ वन रिसेसिव जीन अगर रहे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन वो कैरिड होता है, वो कैरी होता है। और जैसे ही उसको चांस मिलता है उस तरह के जीन्स को कि वो रेसेसिव के अमाउंट अपना, जैसे डबल डोज में जब रेसेसिव आ जाता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो वो भी एक फैक्टर्स हो सकता है, इसको हम लोग जेनेटिक फैक्टर बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोल सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में तुम्हारा जीन हो गया कि कोई जो हार्मफुल जीन है वो जनरेशन टू जनरेशन कैरिड ओवर हो रहा है और किसी जगह आके उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा तुम्हारा इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा रहना, है ना। यूवी लाइट जो होता है वो कहता है कि म्यूटेशन इंड्यूस कर सकता है ना। यूवी में बहुत हार्मफुल जो किरणें होती है वो म्यूटेशन इंड्यूस कर सकता है। तुम्हारा जो आजकल जो एसी से जो गैस निकलती है ना, रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो भी बोलता है कि तुम्हारा कार्सिनोजेनिक है या म्यूटाजेनिक है ना। तो कई तरह के फैक्टर है जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं।
वो इंटरनल भी हो सकता है एंड वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो जेनेटिक हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल हो सकता है, वो तुम्हारा न्यूट्रिशनल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट, हेलो हेलो, नेक्स्ट यस मैम। क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट पूछो कोई, या सभी को क्लियर है? वोबल पोजीशन, कोडोन, एंटीकोडोन, ये सब क्लियर है? जो अमीनो एसिड के जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब क्लियर है? साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन में बताया ना कि वैसा म्यूटेशन जिसमें जैसे प्रोटीन है ना, तुम्हारा प्रोटीन में कई तरह के अमीनो एसिड्स लगे रहते हैं, ठीक है, कई अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाता है। अब अगर उसमें कुछ ऐसा अमीनो एसिड आ जाए जिसका कि फंक्शन, मतलब कि जो चेंज अमीनो एसिड है उससे ज्यादा वेरी नहीं करे, है ना, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि फिनाइलेनिन है ना, और उसकी जगह पे कोई आइसोलेशन लग गया, लेकिन जो फिनाइलेनिन है उसका कैरेक्टर एंड आइसोलेशन का जो कैरेक्टर है वो सिमिलर है ना, तो उस केस में प्रोटीन का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे म्यूटेशन को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं, कि जब बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज स्तर पे तुम्हारा प्रोटीन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं करे, बहुत ज्यादा उसमें नुकसान ना हो, तो वैसे म्यूटेशन को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है ना, म्यूटेशन पे, क्योंकि इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि तुमसे पूछने लायक है, तो मैं इसका टेस्ट भी लूंगी, इसलिए इसका प्रिपरेशन रखना तुम लोग। डीएनए का स्ट्रक्चर का, फिर तुम्हारा अभी जो भी तुम एमआरएनए, डीएनए का फंक्शन, स्ट्रक्चर, इन सब का तुम्हारा अलग अलग क्विज लेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ो, है ना, Yes. और किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, राइट। तो चलो अब तुम लोग रेस्ट करो, हम भी अपना काम कर लेते हैं ऑफिस का। ओके, तो बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू।